नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले किसानों को 42,000 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने किसानों से किया संवाद, कहा बीज से बाजार तक सशक्त किसान सरकार की प्रतिबद्धता। कृषि के प्रति पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये पर प्रधानमंत्री ने साधा विपक्ष पर निशाना। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस सरकार में किसानों के हितों की अनदेखी की। खेती और किसानी हमेशा से एनडीए की विकास यात्रा का अहम हिस्सा। बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे के लिए महामंथन जारी। अमित शाह की मौजूदगी में जेपी नड्डा के घर कोर ग्रुप की बैठक। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा। प्रशांत किशोर के राघोपुर दौरे ने बढ़ाया सियासी पारा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक और मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना से फिर घेरे में आई टीएमसी सरकार। भाजपा ने लगाया लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप। सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग। और चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर ने नए दौर में किया प्रवेश। चीन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। कई अहम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर भी बैन की कही बात। 1 नवंबर से लागू होगी नई दरें। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के अन्नदाताओं के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से पीएम धन धान्य योजना और आत्मनिर्भर दलहन मिशन की शुरुआत की है। धन धान्य योजना के तहत कृषि उत्पादकता में पिछड़ गए देश के 100 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो देश की दलहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दलहन मिशन की बड़ी शुरुआत हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से मुलाकात की तो कृषि के क्षेत्र में उनकी सरकार के द्वारा चलाई जा रही बड़ी बड़ी योजनाओं से किसानों को मिल रहे लाभ का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के साथ ही निर्धारित किए गए 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जाएगा। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए की लागत वाली दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। उन्होंने दलहन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है,
उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार जरूरी थे और इन्हें 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन की खेती में लगे किसानों से बातचीत की। इन्हें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। इन किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ की सदस्यता और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर जोर देते हुए कहा कि सशक्त किसान ही हमारा अटूट संकल्प है। उन्होंने अपनी सरकार के 10 सालों के काम की तुलना पिछली सरकार से करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने फर्टिलाइजर पर 13 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी, जबकि पिछली सरकार ने 10 सालों में सिर्फ 5 लाख करोड़ दिए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की एक किश्त की राशि पिछली सरकार के पूरे साल के कृषि बजट के बराबर है। साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि भारत अपने किसानों को खाद पर सब्सिडी देता है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में खाद में जो सब्सिडी है वो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दी है। साथियों, कांग्रेस सरकार एक साल में खेती पर जितना खर्च करती थी, एक साल में खेती पर जो खर्च होता था, उतना तो बीजेपी एनडीए की सरकार एक बार में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के बैंक खाते में जमा कर देते हैं। अब तक 3,75,000 करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के आपके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के चंदौली में 61.87 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि का विकास होने पर गांव की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अधिकारियों उन्हें निर्देशित किया कि नवनिर्मित मत्स्य मंडी से किसानों को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का लाभ दिया जाए, जिससे मत्स्य व्यवसाय को गति मिले और मत्स्य पालकों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। संजय निषाद ने कहा है कि पिछली सरकारों ने मत्स्य विभाग को 3,000 करोड़ रुपए दिया था। मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 41.5 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों ने सब्जी अनुसंधान संस्थान में उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के साथ प्रधानमंत्री को देखा और सुना। किसानों में इन योजनाओं को लेकर काफी उत्साह है और जनप्रतिनिधि भी इस योजना का लाभ सभी को बता रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर ने वाराणसी में इन किसानों से बातचीत की। मैं यहाँ भारतीय सब्जी खेती के अनुसंधान में यहाँ रिसर्च सेंटर में आया था 8 दिन के लिए। खेती बाड़ी कैसे होगा उस बारे में बात की और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ यूपी में मेरा सम्मानित किए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो किसानों के लिए जो इतने कुछ दे रहे हैं वो आज तक हमको कहीं मिला नहीं और यहाँ से भी हमको बहुत सुविधा मिल रहा है। हर किस्म का बीज, हर किस्म का साधन यहाँ से मिलता रहता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में हम लोग को यहाँ पे बहुत सा बीज मिला है सब्जी का। ये सब हम लोग को यहाँ पे आने से अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी ने आज जो योजना लागू की 42,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए और 2100 प्रकार की योजनाएं, तो कुछ भी बचा नहीं है किसानों के लिए जिस विषय को उन्होंने छुआ न हो। इतनी चिंता किसानों की करने वाली ये सरकार है। चाहे वो किसान सम्मान निधि से शुरुआत हुई पर आज किसानों को लिए बीज, खाद, इस जो छूट आई है जीएसटी की छूट में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। ये कृषि प्रधान देश है तो मुझको लगता है कि देश के किसान को समृद्ध किए बगैर उस समृद्ध भारत की कल्पना करना एक अधूरा है। आज प्रधानमंत्री जी इसीलिए इतना बढ़ावा दे रहे हैं किसानी को। तो आज का दिन किसानों के लिए आज उत्सव का दिन है। और वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत में दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत उत्पादन 2013 से 14 के 192.6 लाख टन से बढ़कर 2024 से 25 में 252.38 लाख टन हो गया है, जो 31% की वृद्धि को दर्शाता है। 2023 से 24 में देश ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात किया। दुनिया के सबसे बड़े दलहन उत्पादकों में से एक होने के बावजूद देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और अधिक बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11,440 करोड़ रुपए की राशि से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। ये मिशन 2025 से 26 से 2030 से 31 तक चलेगा और दिसंबर 2027 तक भारत को दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से तुअर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों की आय में स्थायी सुधार करके दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। मिशन के तहत 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में दालों की खेती का विस्तार किया जाएगा। मिशन के तहत दालों की बेहतर किस्म के बीजों का विकास किया जाएगा। इसमें 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण शामिल है और किसानों को 88 लाख बीज किट का निःशुल्क प्रावधान भी है। ये पहल न सिर्फ दालों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों की आय में स्थायी सुधार, आयात पर निर्भरता में कमी और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित भी करेगी। विजन 2047 के अनुरूप ये मिशन सतत विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को सर्जियो ने शानदार बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही गठबंधनों की अगर बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन में लगातार मंथन जारी है ताकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दिया जा सके। दोनों ही गठबंधनों के नेता जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से कुछ नेताओं के बयान आपसी सहयोग पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के अधिकांश नेताओं ने आज दिल्ली में बैठकें की तो महागठबंधन के नेताओं के बीच भी रायशुमारी जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर आज आरजेडी की परंपरागत सीट राधोपुर पहुंचे तो उनके इसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज।
सीट बंटवारे पर मैराथन बैठकों का दौर, उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सीटों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में शनिवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी को भी जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर बुलाया गया। मांझी के साथ उनके पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस बीच बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है, एनडीए में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात की। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के तमाम सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रिया अभी जारी है और बहुत जल्द आप लोगों को सहमति एक साथ जितने गठबंधन के बड़े नेता हैं उन लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने शनिवार को राघोपुर का दौरा कर पूरे सियासी गणित को और रोचक बना दिया है, जिसके बाद राघोपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। गौरतलब है कि राघोपुर राजद की पारंपरिक सीट रही है और अभी तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य पार्टी नेताओं ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक कर सीट बंटवारे पर मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी बिना कुछ बोले दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि राजद का दावा है कि सीट बंटवारे पर सब कुछ तय हो गया है। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन के नेता बहुत जल्द इकट्ठा होकर सीट शेयरिंग पर घोषणा करेंगे। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर देंगे। उस सब के बारे में चर्चा हुई और सब सीनियर लीडर थे, बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने हैं। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन अब तक महागठबंधन और एनडीए में सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। जेपी नड्डा के घर पर दिन भर चली बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े छत्रप जहां मौजूद रहे। रविवार की शाम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और ये माना जाता है कि बीजेपी कोर ग्रुप में जिन प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुई है उनका नाम केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा और उस पर रजामंदी की मुहर लगाई जाएगी। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ जेपी नड्डा के आवास दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं बिहार में 30 सितंबर को जारी अंतिम मतदाता सूची पर 11 अक्टूबर की शाम तक एक भी शिकायत या अपील दर्ज नहीं हुई है, जिसे चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर की ऐतिहासिक सफलता बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुई अंतिम मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30 सितंबर को जारी हुई इस सूची पर शिकायत या अपील करने की समय सीमा के बाद भी 11 अक्टूबर की शाम तक राज्य के किसी भी जिले से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अपील हम लोगों के यहाँ अभी तक जिला स्तर पर कोई अपील अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लगातार हम लोग बैठक बातचीत लगातार कर रहे हैं। जिला स्तर पर बीएलए का स्तर पर सभी लोगों ने एक मत से बहुत संतुष्टि व्यक्त की।
बिहार के स्थानीय लोगों का मानना है कि विपक्ष मोदी और नीतीश सरकार के विकास के एजेंडे से जनता का ध्यान हटाने के लिए एसआईआर के मुद्दे को गलत स्वरूप दे रही है। ये तो मनगढ़ंत है, क्योंकि पार्टी में कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं, विकास जोरों से है। मोदी सरकार का जो विजन है कि हमारा देश का तरक्की, और ये इनको नहीं देख रहा है, लेकिन विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे इतना आज के रेट में इंडिया का सारा कुछ एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन इन चीज़ों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक मुद्दा चाहिए। वोट चोरी उस समय होता था, अभी तो पूरा क्लियर है कि हाँ, जो भी आपका पहचान पत्र है लेके जा रहा है, डिजिटल जमाना है, अपना वोट दे के आ रहा है, तो अभी तो वोट चोरी हो नहीं रहा है। तो वो अपने जमाने वाले बात को नए तरीके से पेश कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार या जो भी मोदी जी के सरकार में ये किसी को मौका नहीं दे रहा है कि आप वोट चोरी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को एक ऐतिहासिक सफलता और मिसाल बताया है, जो ये साबित करता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का काम पूरी पारदर्शिता और शुद्धता से किया गया। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि शून्य शिकायतें ये साबित करती हैं कि विपक्ष के आरोप निराधार थे। चुनाव आयोग का कहना है कि विपक्षी दल लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगा रहे थे, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत थे तो उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। शून्य शिकायतें यह साबित करती हैं कि उनके आरोप निराधार थे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में बनी हुई है। इस बीच दुर्गापुर से एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार की घटना सामने आने के बाद ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल छात्रा के साथ बीते साल हुई जघन्य घटना के बाद दुर्गापुर की इस घटना ने बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है और उनकी सरकार के द्वारा असामाजिक तत्वों से मिल रहे संरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। घटना कल शाम दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई। बताया जा रहा है कि द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी। मेडिकल कॉलेज के पास ही कुछ अज्ञात लोगों द्वारा छात्रा को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। पीड़िता का फोन भी छीन लिया गया। पीड़िता द्वितीय वर्ष की छात्रा है और उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली है। मेडिकल छात्रा के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू हो गई है। इस बीच दुर्गापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने इस दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। वहीं दुर्गापुर में इस घटना के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार का राज महिलाओं के लिए जंगल राज बन चुका है। दुर्गापुर में जो घटना हुई एक बेटी के साथ, जो दरिंदगी हुई, यह बात का द्योतक है कि बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया, संविधान का शासन खत्म हो गया। उड़ीसा की एक रहने वाली एक बेटी बड़े अरमान से उसके पिता ने सोचा होगा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, एमबीबीएस कर। दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज में उसका प्रवेश कराया और जो घटना हुई है उसके साथ बलात्कार और जो प्रताड़ित किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत घृणित है। बंगाल में तो कहूँगा कि आज प्रकार सरकार जिस प्रकार से वहाँ गुंडागर्दी करती है, सरकार के विरोध में कोई भी आवाज़ वो सुनना नहीं चाहती है। कोई आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर ही हमले होते हैं। तो ये वहाँ एक प्रकार से सरकार ही गुंडागर्दी पर उतर आई। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी, कोई बहन सुरक्षित नहीं है, इसलिए बंगाल में नारी सुरक्षा, बेटी सुरक्षा पूरा खत्म हो गया है। लगातार बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बतौर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी लोगों में आक्रोश का कारण बनती नजर आ रही है। प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले की निंदा की है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ओडिया छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद निंदनीय और दर्दनाक है।
ये खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। मैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ओडिशा सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख पश्चिम बंगाल में भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कुछ वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए भयावह बलात्कार और हत्या की यादें ताज़ा हो गई हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल स्थित IQ सिटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की द्वितीय वर्ष की एक मेडिकल छात्रा के साथ पास के एक जंगल में वासिफ अली और उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार किया। ओडिशा निवासी पीड़िता का वर्तमान में इलाज चल रहा है और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। इस क्रूर अपराध के बाद दुर्गापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग ममता बनर्जी सरकार से त्वरित न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। हरियाणा के रोहतक में तैनात IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लाल सिंह ने कहा है कि हरियाणा में हुई IAS अधिकारी की आत्महत्या के मामले में कानून ने तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज कर ली है। कानून इस मामले की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लाल सिंह ने आगे कहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के प्रवक्ता देश में सिर्फ भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। अभी हरियाणा में कोई घटना हुई, एक IPS ने आत्महत्या की है, वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाई चालू की है और जो भी होगा उसको दंडित किया जाएगा। वहाँ की सरकार का स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको भारतीय जनता पार्टी और संघ को लपेट कर बदनाम करने की दृष्टि से लगातार वितंडावाद तैयार किया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दलित विरोधी है। अरे हमारी सरकार में तो प्रधान न्यायाधीश कहीं ना कहीं बने, हमारी सरकार में तो 10 से 12 दलित मंत्री बने हैं। हम दलितों के हितैषी लोग हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि इस होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट यात्रियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश भर के 76 रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यात्री सुविधा केंद्र नाम से स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। इस होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करने के लिए देश भर के 76 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जहां अनारक्षित टिकट यात्रियों को स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, पंखे और बैठने के लिए कुर्सियों समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। देश भर में 76 स्टेशन पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। ओवरऑल देश भर में रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियां बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो एक नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बन जाने से आगामी दिवाली और छठ त्योहार के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और इससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग भविष्य में अन्य स्टेशनों पर भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि
बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। नई पटरियां आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरे कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी नई पटरियों का अप्रूवल देते हैं। पटरियों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक तरीके से रिकॉर्ड संख्या में करीब करीब 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। तो ओवरऑल एक बड़ी मात्रा में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 12,000 में से करीब 10,700 ट्रेन ऑलरेडी नोटिफाई हो गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया में 6,000 से अधिक यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ 22 अनारक्षित टिकट काउंटर और 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड, लगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान हमारे शहरी पर्यावरण में परिवर्तन, स्थिरता के मार्ग विषय पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया। कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत की सतत प्रगति, समर्थ शहरी विकास की उस दृष्टि को साझा किया जिसमें लोग और पृथ्वी विकास के केंद्र में है। उन्होंने बताया कि भारत में कार्बन बाजारों को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मिशन लाइफ के आह्वान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक स्तर पर स्थिरता के लिए प्रेरक सिद्धांत बन चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का दृष्टिकोण एकीकृत नियोजन, मापनीय मिशन और नागरिक केंद्रित व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रम ऊर्जा संबंधी दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, सतत गतिशीलता और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को मुख्यधारा में ला रहे हैं। अपने संबोधन का समापन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के देश तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य ऐसे शहरों का निर्माण करना होना चाहिए जो रहने योग्य, हरे भरे और समावेशी हों और जहां मानवीय स्पर्श को खोए बिना आकांक्षाएं फल फूल सकें। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंतिम दिन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। वहीं दूरसंचार क्षेत्र की कई कंपनियों ने अपने नवोन्मेष को प्रदर्शित किया। सबसे बड़े प्रौद्योगिकी मंच में से एक IMC 2025 के अंतिम दिन सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 8 राज्यों से आए 11 से 18 उम्र के 360 से ज्यादा स्कूली विद्यार्थियों ने AI और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का लोहा बनवाया। IIT दिल्ली के प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ साझेदारी में आयोजित इस प्रतियोगिता की चुनौती खाद्य सुरक्षा के विषय पर केंद्रित रही। Innovation has to be there if you really want to go for a breakthrough in every moment. But what type of innovation? The innovation must have adequate pace. It should bring in the desired outcome within the shortest possible time. India as a birthplace for this great challenge. Thank you. And that we see as part of our strategy in ITU for capacity building on artificial intelligence. IMC 2025 में एक तरफ संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वॉइस ने इंटेलिजेंस विलेज की झलक दिखाई, वहीं दूरसंचार विभाग के वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने दूरसंचार क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाया। KPMG ने अपनी रिपोर्ट में भारत के AI के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती शक्ति को चिन्हित किया। मुझे लगता है कि IMC बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फुटफॉल था, कई तरह के लोग आए और कई इंडियन कंपनीज़ ने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अपनी टेक्नोलॉजीज दिखाई और काफ़ी इंटरेस्ट रहा। मुझे लगता है कि ये जो IMC था बहुत अच्छी तरह हमारी भारत की टेक्नोलॉजीज़ को बाहर ले जाएगा। We always ensure that all your emergency communication, whether it's the safety of life, whether at sea or whether in the aeronautical services, we ensure that the emergency communication is always seamless without any interference in the spectrum. रूरल एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने ओवरकम करने की कोशिश की, जैसे कि कनेक्टिविटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो मल्टीपल वेज ऑफ कनेक्टिविटी लाइक 4G, 5G, सैटेलाइट्स, वाईफाई, वो सारी कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड की जा सकती है।
IMC 2025 दूरसंचार क्षेत्र में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और प्रभाव पर विशेषज्ञों के बीच मंथन और अनुभवों के आदान प्रदान का अंतर्राष्ट्रीय मंच भी रहा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और उधर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 5 किलो चावल के कोटे को बदलने का फैसला किया है। जो गरीब राशन कार्ड धारी हैं उन्हें अब चावल की जगह इंदिरा फूड किट देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत लोगों को अब 10 किलो चावल की जगह अधिकतम 1.5 किलो की किट मिलेगा, जिसमें अनाज, नमक और खाने का तेल दिया जाएगा। सिद्धारमैया सरकार अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में बदलाव कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो चावल और राज्य सरकार अन्न भाग के तहत 5 किलो चावल देती है। उसे बंद कर इंदिरा फूड किट देने पर कर्नाटक में सियासत तेज हो गई है। इंदिरा फूड किट में तूर दाल, मूंग दाल, चीनी, नमक और खाना पकाने का तेल शामिल है, लेकिन ये सुविधा सभी के लिए नहीं है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को किट देने की बजाय इसे 1,26,15,814 परिवारों को अलग अलग मात्रा में वितरित किया जाएगा। 1 से 2 सदस्यों वाले परिवार को आधा किलो किट, 3 से 4 सदस्यों को 1 किलो और 5 या अधिक सदस्यों वाले परिवार को 1.5 किलो की किट मिलेगी। भाजपा नेताओं ने कर्नाटक सरकार के अन्न भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल को खाद्य किट से बदलने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। इसे गरीब समाज और कमजोर वर्गों के साथ विश्वासघात बताया है और गरीबों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने वाला फैसला बताया है। मैसूर में दशहरा उत्सव के तहत एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे कर्नाटक को झकझोर दिया है। गुब्बारे बेचने वाले आदिवासी हक्की पिक्की समुदाय के एक परिवार की 10 वर्षीय बच्ची का शव आधा नग्न अवस्था में मेला स्थल के पास मिला। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिवार ने रात में बच्ची के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सुबह शव बरामद हुआ। आरोपी कार्तिक को चामराजनगर से गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी यौन अपराध के मामले में जेल जा चुका था। 2 दिनों में दूसरी हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। भाजपा नेता R अशोक ने राज्य की कांग्रेस सरकार की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। That girl led by some people in Mysore. It's a CM constituency, CM own district. CM regularly, weekly, twice, thrice they go to Mysore. This happening in his own constituency. He can't do anything. Why are you become a CM? That's why 100% failure of the CM. और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे डीएमके सांसद ए राजा ने जाति, सामाजिक न्याय और राजनीतिक जवाबदेही पर बोलते हुए हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म सिर्फ जातियों का संग्रह है, अगर जाति हटा दी जाए तो हिंदू धर्म नहीं बचेगा। राजा ने सवाल उठाया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में शामिल होता है तो उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में शामिल होने वालों को किस जाति में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान अछूत, अदृश्य और अस्पृश्य जैसी श्रेणियां औपचारिक रूप से दर्ज की गई हैं। हालांकि राजनीतिक और धार्मिक वर्गों ने ए राजा के इस बयान को समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि एक सांसद होने के नाते राजा को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो धर्म और समाज में विभाजन को बढ़ावा दें। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ठोस कदम उठाने की घोषणा के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आंकड़े साझा कर बताया है कि असम लंबे समय से अवैध घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकी परिवर्तन का शिकार रहा है। यह वास्तविकता अब इस रूप में सामने आई है कि राज्य की 38% से अधिक आबादी मुस्लिम है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनसांख्यिकी मिशन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा एक ऐतिहासिक और अत्यंत आवश्यक कदम है, जिसका उद्देश्य इस राष्ट्रीय चुनौती का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना और 3D नीति यानी कि पहचाने, हटाए और निर्वासित करने के माध्यम से इसका समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को असम की पहचान, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि 1971 में जहां असम में मुस्लिम आबादी 24.56% और हिंदू आबादी 72.51% थी, वहीं 2021 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 38% से अधिक हो गई है, जबकि हिंदू आबादी घटकर 57% हो गई।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता असीम अरुण ने रायबरेली के ऊंचाहार में हुई घटना पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरिओम नामक व्यक्ति की पीट कर हत्या एक बेहद गंभीर अपराध है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह जाति उत्पीड़न का मामला नहीं है, क्योंकि आरोपियों में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 21 आरोपियों की पहचान और 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। असीम अरुण ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपराध को अपराध की दृष्टि से देखती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष को राजनीतिक लाभ के बजाय कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। रायबरेली के ऊंचाहार में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति हरिओम जिनका नाम है, उनको पीट कर मार दिया गया। इस शव पे की वो चोर है। इस घटनास्थल पे इसके परिवार से मिलने के लिए मैं और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी आज ऊंचाहार भी गए और फतेहपुर भी गए। परिवार से मिले। जो अपराधी हैं, 21 अपराधी चिन्हित हुए हैं, उनमें से 11 गिरफ्तार हो चुके हैं। एक के साथ गिरफ्तारी के दौरान गोलीबारी भी हुई। बाकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको एक जातिगत घटना का रूप दे रही है। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े कष्ट की बात है और समाज को खराब करने वाली बात है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। 21 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा के दौरान नकल होने की खबरों के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे कि राज्य में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। दोबारा परीक्षा के लिए नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। सीएम धामी ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि इस परीक्षा के दोबारा आयोजित होने का अन्य परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि नकल प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की गई है। भाजपा की असम राज्य इकाई ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन में प्रभावित हुए परिवारों की सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी है। शनिवार को असम भाजपा मुख्यालय से राहत सामग्री से लदे 5 ट्रकों को रवाना किया गया। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने राहत सामग्री के ट्रकों को रवाना किया। बेंगलुरु में बनने वाला सबसे बड़ा टनल रोड प्रोजेक्ट अब विवादों के घेरे में आ गया है। ये टनल लालबाग बॉटेनिकल गार्डन के नीचे से बनाने की योजना है, जिसकी वजह से करीब 6 एकड़ में फैले बॉटेनिकल गार्डन को नुकसान पहुंचने की संभावना है। पर्यावरणविदों का मानना है कि टनल बनाने से बॉटेनिकल गार्डन में लगे हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जो पर्यावरण संतुलन के लिए खतरनाक साबित होगा। ये टनल हैबल से सिल्क बोर्ड के बीच बननी है, जिसकी लंबाई 16.7 किलोमीटर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से बेंगलुरु के इकोसिस्टम में क्या परिवर्तन आएगा, इसको लेकर पर्यावरणविद यलप्पा रेड्डी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। The Lalbagh Botanical Gardens ecosystem is going to ruin in may not the 4 tunnels will navigate and it comes out in Siddhapur Road and they will acquire about 6 acres of the Vanadurge, where I have created the ecosystem of the Western Ghat. There's 6 acres, about nearly 5,000 to 6,000 trees will be wiped out. They wanted to fence it and take over the land. और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 11 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। इस दौरान दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह भी मौजूद थे। कोरोना योद्धाओं के परिवारों को चेक प्रदान करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार किस काम में लगी थी कि उन्हें कई साल तक इन परिवारों की याद नहीं आई। रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में थी, तब भी ये लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे।
इतना मतलब मुश्किल समय था जब दुनिया अपने घर में बैठी थी, तब भी सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, दिल्ली को बचाने के लिए कर रहे थे। कभी किसी सफाई कर्मचारी ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी किसी डॉक्टर ने, नर्स ने, किसी ने मना नहीं किया। और ऐसे में यदि सरकार ने उनको उनका जायज हक जो परिवार का बनता था वो नहीं दिया, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। किन चीजों में व्यस्त थी पिछली सरकार, जो उनको ये ध्यान नहीं रहा, वर्षों तक उनको ये याद नहीं आया कि ये पैसे देने, और जबकि रोजाना उनके फाइनेंशियल डिसीजन होते थे, रोजाना वो अपने हित में तो अनेकों निर्णय लेते थे। और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की है, वहीं एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। और सरकार की प्रो किसान नीति के कारण बड़ी संख्या में लोग दिवाली से पहले राजस्थान के टोंक में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। ट्रैक्टर शोरूम के बाहर किसानों की भारी भीड़ जुट रही है और केंद्र की मोदी सरकार की नीति की प्रशंसा भी किसान कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी कम की है, उससे किसानों को 40,000 से लेकर लगभग 90,000 तक का जीएसटी में फायदा मिला है और किसानों में ट्रैक्टर लेने की इच्छा जागी है। और हम यही कामना करते हैं कि जीएसटी कम होने के फायदे किसानों को मिले और किसान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। जीएसटी कम है, उसमें कम से कम 50,000 का फायदे मिले। मोदी जी ने अच्छा काम किया जीएसटी कम करके। इस बार किसानों को काफ़ी अच्छा दिवाली के जो मोदी सरकार का जो फैसला है वो सीजनेबल ऑफर के हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छी सेल हुई है और किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। और वहीं जीएसटी दरों में बदलाव से किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदना अब किफायती हो गया है। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद बाराबंकी में ट्रैक्टरों की खरीदारी में तेजी आई है। ट्रैक्टर डीलरशिप पर किसानों की पहुंच बढ़ने लगी है। ट्रैक्टर की कीमत कम होने से अब किसानों के सपने पूरे हो रहे हैं और कृषि संसाधनों को खरीदने में आसानी हो रही है। एक तरफ सरकार धान की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे किसानों की आय बढ़ गई है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है, जिससे खेती करना अब और भी आसान हो गया है। सितंबर माह में जब से मोदी जी ने जीएसटी कम किया है, इस बीच सरकार ने धान पर एमएसपी बढ़ा दिया। अब सोने पे सुहागा हो गया। किसान अब डेली या तो ट्रैक्टर बुक कराने आ रहा है या खरीदने आ रहा है। मोदी जी का ये कार्य बहुत सराहनीय है। हम व्यापारी तथा किसान दोनों मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस समय जो है मोदी जी ने जीएसटी में जो ट्रैक्टर पे छूट दी और सस्ता किया है जीएसटी की छूट देकर, उसमें मुझे 40-45 हज़ार की जो इसमें अतिरिक्त बचत मिल रही है ट्रैक्टर में। मैं इसके लिए जो है मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जीएसटी अब भी कम हो गई है, इसलिए 40 से 45 हज़ार रुपये कम हो गए हैं और मेरे पास पैसों की कुछ बचत भी हो गया है। धान की भी रेट बढ़ा है इस साल, हर साल से भी ज़्यादा पैसों का बजट भी बढ़ने लगा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जीएसटी के लिए। भारत में मैप माई इंडिया द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह ऐप गूगल मैप्स का स्वदेशी विकल्प माना जा रहा है और इसमें 3D व्यू, ट्रैफिक अपडेट, सड़क की सटीक जानकारी, AI आधारित नेविगेशन और सुरक्षा अलर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स भी शामिल हैं। मैपल्स उपयोगकर्ताओं को ऑफलाइन मैप्स और भारत के हर कोने की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नेविगेशन ऐप की जानकारी से जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर साझा किया और बताया कि ये कितना उपयोगी है। उसकी टीम से मिले और मैपल्स ने बताया कि जितने भी इंडियन OEMs हैं, कार OEMs, उन सब के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। देखते हैं आज इसका कितना अच्छा है। चलिए ड्राइवर साहब। कुछ मैपल्स में खास बात पता चली कि जहाँ पर भी ओवरब्रिज और अंडरपास आता है वहाँ पे एक 3 डायमेंशनल जंक्शन व्यू आता है। और भी कई अच्छी चीज़ें पता चली कि जैसे किसी भी जगह हम पहुँचते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर मान लो मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो उसमें भी In 130 meters, enter rotary number 45 and take the 5th exit. उसमें भी जिस पर्टिकुलर शॉप में जाना है वो शॉप मैपल्स बता देता है। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, एक बार ट्राई करना चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रेलवे में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैपल्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो जल्दी रेलवे और मैपल्स का एक MOU साइन करेंगे जिससे कि
इतनी अच्छी जो GIS एप्लीकेशंस हैं उनका रेलवे में उपयोग किया जा सके। भारतीय तटरक्षक बल का अपतटीय गश्ती पोत सचेत अफ्रीका में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के तहत शनिवार को मापुटो, मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा। यह भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन पहुंच और मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए ICGS सचेत 20 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री ले जा रहा है, जिसमें चिकित्सा सामग्री और दवाइयां भी शामिल हैं। ये सामग्री मोजाम्बिक में जन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ ही दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। जहाज की यात्रा का उद्देश्य समुद्री अपराध, समुद्री खोज और बचाव के साथ ही मोजाम्बिक की समुद्री एजेंसियों की क्षमता को भी बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सुदूर गांव बेलनार में पहली बार जिला प्रशासन की टीम पहुंची। जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत CEO ने 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके इंद्रावती नदी के उस पार सुदूर गांव का दौरा किया और वहां हाल ही में स्थापित सुरक्षा कैंप का जायजा लिया। उन्होंने वहां सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया और ग्रामीणों से बात की। माना जा रहा है कि बेलनार में सुरक्षा कैंप की स्थापना से नियत नेल्लानार योजना के तहत शामिल गांवों में विकास की रफ्तार तेज होगी। इससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अमेरिका और चीन के बीच महीनों से चली आ रही आर्थिक सुलह अब टूटती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के निर्यात पर 100% तक नए शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का यह निर्णय चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाने के जवाब में आया है। इसके साथ ही वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये नया तनाव एक बार फिर व्यापार युद्ध की राह खोल सकता है। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बीजिंग के खिलाफ बड़े आर्थिक कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% तक अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। साथ ही 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर प्रतिबंध भी लागू होंगे। यह कदम चीन के उस फैसले के जवाब में उठाया गया है जिसमें उसने दुर्लभ धातुओं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण को कड़ा कर दिया है। ये धातुएं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और AI तकनीक जैसी आधुनिक उद्योगों की रीढ़ मानी जाती है। ट्रंप ने चीन के निर्णय को शॉकिंग यानी चौंकाने वाला बताया और कहा कि यह बेहद अनुचित कदम है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि 3 सप्ताह बाद दक्षिण कोरिया में निर्धारित अमेरिका चीन शिखर बैठक अब अनिश्चित हो गई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में जोरदार गिरावट आई। न्यूयॉर्क का S&P 500 इंडेक्स 2% से अधिक गिरा। अप्रैल के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। निवेशकों ने जोखिम से बचते हुए सोने और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करना शुरू कर दिया है। वहीं डॉलर भी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर पड़ा। ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका बोइंग विमानों और उनके पुर्जों के निर्यात पर भी नियंत्रण लगा सकता है। विमानन विश्लेषण कंपनी सीरियम के अनुसार चीन की एयरलाइनों के पास फिलहाल कम से कम 222 बोइंग जेट विमानों के ऑर्डर हैं, जबकि देश में 1800 से अधिक बोइंग विमान पहले से सेवा में हैं। कभी बोइंग के ऑर्डर बुक में चीन की हिस्सेदारी 25% तक थी, जो अब घटकर 5% से भी कम रह गई है। यदि अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण लागू किया तो इससे न केवल बोइंग बल्कि पूरे वैश्विक विमानन उद्योग पर असर पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह व्यापारिक टकराव बढ़ा तो न सिर्फ तकनीकी और विमानन क्षेत्र प्रभावित होंगे, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी अस्थिर हो सकती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता। ऐसे में यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। उधर बीजिंग में लोगों ने संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर रह सकती है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे विमानन, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आने वाले सप्ताहों में यह तय होगा कि क्या आर्थिक संवाद की राह खुलती है या एक नया व्यापार युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर संकट में डाल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि दिल्ली में आयोजित आर्चरी प्रीमियर लीग कई मायनों में ऐतिहासिक है। हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आर्चरी लीग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज एक साथ खेल रहे हैं, जो इस मंच को और बड़ा बनाती है। देखिए ये खास बातचीत। दिल्ली की धरती पर आर्चरी प्रीमियर लीग में दुनिया भर से पहुंचे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन नजर आया। ये लीग न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश और विदेश भर के खिलाड़ियों के लिए अहम साबित हुई। इस वक्त मेरे साथ भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव मेरे साथ मौजूद हैं। भारत की धरती पर आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन और सफल आयोजन, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत मैं तो कहूँगा क्रांतिकारी एक कदम है जिसके बारे में हम सोच रहे थे और हम पूरा कर पाए। 2016 से ये ड्रीम था हमारा, इसको करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इस पिच पे पहुँचे। और अभी आपने जैसे बताया कि दुनिया के शानदार खिलाड़ी नंबर 1 जो प्लेयर्स हैं आर्चरी के, सब यहाँ आए हुए हैं और वो बहुत खुश हैं। और जिस तरह के व्यूज़ हमें वर्ल्ड आर्चरी से मिल रहे हैं, वर्ल्ड आर्चरी एशिया से मिल रहे हैं, वो एक्साइटेड है। और वो अब ये डिमांड आने लगी है कि इसको अब रेगुलर फीचर बनाना है। और हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे आर्चर्स वर्ल्ड के बेस्ट आर्चर्स मिल के साथ में शूट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। और जिस तरह का टफ कंपटीशन चल रहा है कि 4-4, 5-5 मैच हमारे शूट आउट में चले गए हैं, एक सिंगल एरो से अगर फैसला हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितना टफ कंपटीशन है। और हमें जो मेरा जो एम था, बार बार मैं कहता था अपने आर्चर से कि अपने अंदर का डर निकालिए। मुझे लगता है हम उसमें अचीव करने जा रहे हैं और निस्संदेह 2028 का जो ओलंपिक मेडल जो हमारा सपना है उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, आपने ओलंपिक की बात की। ओलंपिक के जो मानदंड हैं, हमने देखा कि उससे एक कदम आगे बढ़ के इसका आयोजन किया जा रहा है। जो टाइमिंग है उसको भी रिड्यूस किया गया है ताकि खिलाड़ियों में एक अलग जो है कॉन्फिडेंस आए। हमने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है, हमने उनके डर को ख़त्म करने की कोशिश की है। और बार बार जिस तरह का भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस तरह की हमारे आर्चर्स को, प्लेयर्स को हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई ऐसा बैरियर होना चाहिए कि हम कोई एक्सक्यूज़ दे सकें। और आर्चर्स को और मोटिवेट करना, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये एसोसिएशन का काम है, वो हम कर रहे हैं और मुझे लगता है इस बार हम अचीव कर पाएंगे। सर, ये लीग देश के युवा खिलाड़ियों को और ज़्यादा जो है आगे ले आने में, या हम यूँ कहें कि और ज़्यादा उनको टेक्निकली जो है समृद्ध करने में क्या भूमिका? ये बहुत, मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा कदम है। और जो यंग आर्चर्स हैं वो वर्ल्ड प्लेयर्स के, तब मैं देखता हूँ डेली जब वो प्रैक्टिस सेशन में भी होते हैं, उनसे छोटे छोटे टिप्स ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो यंग आर्चर्स भी हैं, अब उनके भी मन में ये है कि हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। करना है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आप आइए। और ये जो परफॉर्मेंस का जज्बा है, ये अगर हम जगाने में कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। धन्यवाद सर। तो वीरेंद्र सचदेवा से बात कर रहे थे हम, जो कि भारतीय तीरंदाजी संघ के सचिव हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लीग भारत के युवा खिलाड़ियों में न सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, बल्कि आर्चरी के स्तर को भी वैश्विक स्तर पर। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत, DD न्यूज़ के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज़ पर।